500 साल से जिस बात का सारे हिंदुओं को इंतजार था वो सपना बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक त्योहार से भी बढ़कर लोगों ने सेलिब्रेट की। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस स्लोगन कैंपेन से बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, पर इलेक्शन के रिजल्ट देखकर लोग शॉक हो गए और लोग यकीन ही नहीं कर पाए। लोग इसीलिए भी यकीन नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया जो 500 साल से नहीं हुआ था, और इसके बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में इलेक्शंस हार जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिस वजह से उनकी यूपी में हार पक्की थी। और वही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में उनकी हार कैसी हुई। अब की बार 400 पार टारगेट रखने वाली बीजेपी इस इलेक्शन में सिर्फ 240 सीट ही जीत पाई। 2019 के इलेक्शन से जीती सीट्स में बीजेपी को 92 सीट्स का नुकसान हुआ, जिसमें से सबसे बड़ा लॉस हुआ बीजेपी को यूपी में, जहां उन्हें 29 सीट्स का नुकसान हुआ। आपको शायद ये बात शॉकिंग लगेगी, पर बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई उसका सबसे बड़ा रीजन है खुद राम मंदिर। देखो, जब पूरा देश राम मंदिर बनने की खुशी मना रहा था तब वहाँ के कुछ लोग नाराज थे और गुस्से भी थे, क्योंकि राम मंदिर के आसपास कॉरिडोर और रामपथ बनाने में कुछ लोगों के घर टूट गए। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाए। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं? बहुत मुसीबत झेल रहे हैं बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। इनफैक्ट 2200 दुकानें, 800 घर, 30 मंदिर और 9 मस्जिद टूट गई थी। इसके सामने लोगों को कॉम्पेंसेशन यानी पैसा और घर तो मिला था, पर वो लोग खुश नहीं थे। विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है, लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। क्या हमारे साथ हुआ? न मर सकते हैं न जी सकते हैं, क्योंकि उनको जो घर मिला था वो मार्केट एरिया से काफी दूर था, यानी टेम्पररी कुछ लोगों की रोजी रोटी चली गई थी या तो किसी का घर। तो लोगों की नाराजगी तो जायज है, पर सिर्फ ये रीजंस नहीं थे, और भी कई सारे रीजंस थे जिस वजह से बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में हार गई। जैसे कांग्रेस पार्टी ने वोट्स अपने फेवर में लेने के लिए गरीब फैमिली में एक लेडी को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और इससे वुमेन के काफी वोट्स मिले कांग्रेस पार्टी को। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने छोटे और लैंडलेस फार्मर्स को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने का प्रॉमिस किया था, और राशन में फ्री में आटा देंगे, और राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज को 500 रुपए का डेटा भी फ्री में देंगे हर महीने। पर बीजेपी ने दूसरी साइड पे कुछ ऐसा वादा नहीं किया था, जिस वजह से उसका रिजल्ट उन्हें मिल गया। और एक सबसे बड़ी गलती जो बीजेपी ने करी वो थी गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्शन जीतने के चांसेस तो तब बढ़ेंगे ना जब सही कैंडिडेट खड़ा होगा सही जगह से। पर बीजेपी ने इस बार के यूपी के इलेक्शन में जो सीएम योगीनाथ आदित्य जी ने सजेस्ट किए थे 35 कैंडिडेट्स, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 23.5% सिटिंग एमपीज को टिकट ही नहीं दी, और जिनको टिकट दी उन्हें वहां के लोग इतना जानते ही नहीं थे, और इससे जीतने के चांसेस उनके बहुत कम थे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपनी बैकबोन को इग्नोर करके एक और बड़ी गलती कर दी। मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की। और इलेक्शंस में आरएसएस का बीजेपी को बड़ा सपोर्ट रहता है, वो डोर टू डोर जाके कैंपेन्स करते हैं। और 2019 में भी जो बीजेपी जीती थी और उन्हें 300 सीट्स मिली थी, वो आरएसएस की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। पर इस बार के इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मीडिया में ये कह दिया कि उनको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान चौंकाने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि पार्टी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी, और अब वो यानी बीजेपी सक्षम। इस बात से काफी आरएसएस मेंबर्स नाराज भी थे। स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संघ ने मदद की हमको यहाँ तक पहुँचाने में, अब हम अपने पांवों पर खड़े हैं, तो हमने कह दिया संघ की मदद की कोई जरूरत नहीं है। और ये दिखाता है कि बीजेपी पार्टी में काफी एरोगेंस है, और इसका फायदा ऑपोजिशन ने उठा लिया। इस बार ऐसे लगता है जैसे बीजेपी जो है वो एक यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रही है। हमने थोड़े दिन पहले जेपी नड्डा साहब का स्टेटमेंट देखा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बीजेपी और आरएसएस के बीच में काफी जबरदस्त तनाव हो चुका है। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी की एकता भी काफी बड़ा रीजन बन जाती है बीजेपी की हार के लिए। 72% Muslim voters for Congress, and now I want to tell you one thing, Shehzad, one more thing. The middle-aged voter, more Congress voter is more towards middle-aged. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर पोलिंग बूथ,
जहां पे सारे वोटर्स मुस्लिम थे और वहां पे बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। जबकि बीजेपी पार्टी ने पीएम आवास योजना के अंडर 530 से भी ज्यादा मकान वहां पे बना के दिए थे, फिर भी समाजवादी पार्टी के चारों के चार मुस्लिम कैंडिडेट्स वहां के जीत गए। प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। अब यूपी में ना कास्ट पॉलिटिक्स काफी चलती है, यानी लोग कास्ट के बेसिस पे ज्यादा वोट करते हैं, ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखकर। अब शायद मुस्लिम्स ने यूनाइट होके बीजेपी के अगेंस्ट चले गए, पर शायद बीजेपी हिंदूज ने अपने फेवर में यूनाइट होके वोट्स नहीं किए। अयोध्या के एमपी जो थे लालू सिंह, उन्होंने एक बार ये कहा था कि बीजेपी को 400 सीट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए, और ये बात ऑपोजिशन ने पकड़ ली और ये कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रिजर्वेशन हटाने वाली है, जिस वजह से डिक्टेटरशिप की बात वापस फैल गई। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। पर यहाँ ऑपोजिशन पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी और बात फैलाई लोगों के बीच में, पर यही बीजेपी ने ये बात इग्नोर करी और इस बात को क्लियर ही नहीं किया लोगों के सामने, और इसी वजह से वोट्स डिवाइड हो गए। अब काफी लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या में मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन हिंदू है, फिर बीजेपी वहाँ कैसे हार सकती है। और इंटरनेट पे इलेक्शंस के रिजल्ट्स जब सुनाए जा रहे थे और कुछ लोगों ने उस टाइम पे अयोध्या के हिंदू को गाली तक देने लग गए कि उन्होंने बीजेपी को वोट कैसे नहीं दिया और उनके अगेंस्ट कैसे चले गए। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। यानी कहीं न कहीं हिंदुइज्म को बीजेपी से लिंक करा जाता है और लोगों के मन में ये बिठाया जाता है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको बीजेपी को ही वोट देना है। पर ये कहाँ लिखा है कि हिंदू है तो उसे किसी भी पार्टी में वोट नहीं देना है, बस बीजेपी को ही वोट देना है। वो कहीं भी वोट दे सकता है। वैसे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को लोगों की एक्सपेक्टेशन से कम वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी ने वहाँ से दो बड़ी पार्टीज शिवसेना एंड एनसीपी को तोड़कर अपना कॉम्पिटिशन ही हटा दिया है। फिर भी बीजेपी को वहाँ सीट्स कैसे कम मिल सकती है, क्योंकि यही तो गलती कर दी। उन्होंने ब्रोकन पार्टीज के साथ अलायंस बनाए। एकनाथ शिंदे ने अलग से शिवसेना बनाई जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया और पार्टी सिंबल और शिवसेना का टैग भी दे दिया, और जिन वजह से मेजोरिटी पार्टी मेंबर्स उसी ग्रुप में थे। दूसरा पार्ट था बाल ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना बनाई थी उनके सन उद्धव ठाकरे के साथ, जिन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि ये लोग गद्दार है, इन्होंने मेरे पापा के नाम पे वोट्स मांग रहे हैं। This government is anti-democracy. This government has taken steps against democracy, tried to kill and suppress democracy in our country. Most important thing is this is a Gaddar Sarkar. We are standing here for the farmers, for the women, for our state, for democracy, and we will win. और बीजेपी शिवसेना के लोगों को चुरा के सत्ता पाना चाहती है। अब पॉलिटिक्स तो चलता है परसेप्शन के ऊपर और लोग इस बिट्रेल के नैरेटिव से इन्फ्लुएंस हुए। वही दूसरी ओर एनसीपी में भी पार्टीशन की न्यूज फैल गई और अजित पवार और कुछ एमएलए के साथ बीजेपी शिवसेना से जुड़े। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून। और अगेन एनसीपी ने भी वैसे ही नैरेटिव रखे, अजीत पवार को बदनाम किया और एज अ रिजल्ट जैसे 2019 में बीजेपी यूनाइटेड शिवसेना को मेजोरिटी सीट्स मिली थी, वही इस बार बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली। वैसे अजित पवार के साथ कुछ लोग और भी थे जो करप्शन के केसेस में जेल जाके आ चुके हैं और पहले बीजेपी इन्हीं के अगेंस्ट बोलती थी। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। पर सत्ता पाने के लिए इन्होंने उन्हीं का सहारा ले लिया। इस बात से भी लोग काफी गुस्सा थे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना को 15 सीट्स और अजीत पवार के एनसीपी को 4 सीट्स दिए थे ये इलेक्शन में, पर इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से दोनों के मिला के 19 सीट्स में से सिर्फ 8 ही सीट जीत पाए, जिसमें से अजीत पवार के एनसीपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली और बीजेपी का इन पे बहुत भरोसा था, पर यही उनको बैकफायर कर गया। और एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी था कि महाराष्ट्र के लोगों को लगने लगा कि बीजेपी एंटी मराठा है, क्योंकि उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उन्हें
उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला था। आम्हाला काय पाहिजे, आम्हाला फक्त आरक्षण पाहिजे साहेब। आमची हयात गेली ती गेली, आमच्या वडिलांची गेली, आता निदान आमच्या पोरांना तर आरक्षण मिळालं पाहिजे। और इसी वजह से मराठवाड़ा के सीट्स के लिए उनको बहुत नुकसान हुआ और शायद ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इंडिया अलायंस को भी अंडर एस्टिमेट किया। बस इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से बीजेपी को यूपी में हार मिली और महाराष्ट्र में उन्हें सीट्स का नुकसान हुआ। वैसे आप कौन से स्टेट्स हो ये कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करे।